मैं ऐसे जनरल आपको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ तो आपको सब क्लियर हो जाएगा और सारी बातें आपको अभी थोड़ी देर में सब स्पष्ट होती चली जाएंगी। मैंने कहा एक समतल सतह पर आपने एक भूखंड खरीदा, एक ज़मीन का टुकड़ा परचेज किया, या मान लो आपका खेत ही है, आपने एक खेत परचेज किया। खेत परचेज किया तो निश्चित तौर पर उसकी अपनी लंबाई है, उसकी अपनी चौड़ाई है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक खेत परचेज किया तो उसकी अपनी एक लंबाई है, उसकी अपनी एक चौड़ाई है। फिर आपने क्या किया, इनके सभी, अब आपने नोटिस किया होगा कि 4 पहले कोने थे, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना। ये जो कोने थे इनको आप वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। इसे आप बिंदु कह सकते हैं, मूल बिंदु कह सकते हैं, जो भी आप समझिए। मूल बिंदु बेसिकली ना कह के आप वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु आप कह सकते हैं। इस शीर्ष बिंदु से आपने इनकी लाइंस को, जिसको आप किनारे कहते हैं, इसको मिला करके इसका निर्माण किया। एक खेत है सपोज करिए आपके सामने। अब इस खेत का आपने कहा कि हम इस खेत पे घर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे। घर क्या, एक रूम, एक बड़ा सा हॉल बनाएंगे। उसको कैसे डेवलप करेंगे आप समझिएगा। आपने इसी तरह से देखिए एक स्ट्रक्चर और क्रिएट किया, मैं आपको समझा दूंगा तो क्लियर आपको एकदम स्पष्ट होता दिखेगा। ये देखिए एकदम सेम उसी मेजरमेंट का आपने एक और यहाँ पर सेटअप क्रिएट किया। अब दोनों सेटअप को आपस में अलाइन कर दीजिए। दरअसल ये फर्श थी, ये मैदान था और ये छत थी। छत को प्लान करने से पहले जो इनके शीर्ष बिंदु थे, उन शीर्ष बिंदुओं से दीवारें बनाई। दीवारें मतलब बना करके उसके ऊपर लिंटर डाल दिया, छत बना दिया। अब इनको परस्पर ज्वाइन कर दिया, इनको परस्पर ज्वाइन कर दिया। इससे आपका जो फिगर जनरेट हुआ, हालांकि वह फिगर क्या है अलग बात है, वह क्यूबाइड के शेप में है, घनाभ की आकृति में है, लेकिन अगर देखा जाए तो यही आपका एक 3D फिगर है। मतलब हम आपसे ऐसे कहते हैं कि जैसे आप ज़मीन का टुकड़ा एक परचेज करिए, खरीदिए कहीं से, या आपको भगवान आपके पास खुद भी दिए हैं, आपकी पूर्व पैतृक संपत्ति हो, आप उस ज़मीन के टुकड़े के लंबाई और चौड़ाई के आधार पर उसका एनालिसिस करिए तो वह एक आयत की आकृति का होगा, या वर्ग की आकृति का होगा, त्रिभुज की आकृति का होगा। अब आपने क्या किया, उसके कोनों से जाकर के दीवारें उठा दी और दीवारें जैसी फर्श है ऐसी की ऐसी छत डाल दी, तो वह जो फिगर बनकर आएगा वही आपका 3D फिगर कहलाएगा। जब हम 2D फिगर एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं एक ऐसा फिगर जिसको हम सरफेस पर केवल प्लॉट करते हैं, केवल ऐसे बना देते हैं। उसकी अपनी लंबाई चौड़ाई तो होती है बट कोई थिकनेस या मोटाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती, गहराई नहीं होती। अब जब उसी फिगर में मोटाई, गहराई या ऊंचाई हो जाए तो वही फिगर आपका 3D है। जैसे जिस कमरे में मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ यह एक 3D इन्वायरमेंट है, क्योंकि इसकी फर्श है और फर्श के चारों कोनों से हमने दीवारें यहाँ पर डेवलप करी है। दीवालों के बाद जैसी फर्श है वैसी एक छत डाली है, तो यह जो प्रक्रिया बनकर आई है यही आपकी क्या है पता है, एक 3D इन्वायरमेंट है। इवन हम आपसे ऐसे कह दें कि जो भी जमीन के समतल सतह से थोड़ी सी भी ऊंचाई पर होगा वह एक 3D ऑब्जेक्ट होगा। अब इस 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो वर्टेक्स, जिसे मूल बिंदु या शीर्ष बिंदु कहते हैं। फिर दूसरी चीज़ पड़ेगी ज़रूरत फेसेस, इसे सतह कहते हैं, ठीक है, सतह कहते हैं। और तीसरी जो ज़रूरत पड़ेगी सतह के बाद, ध्यान से देखिएगा, एजेस, ठीक है, एजेस जिसको आप किनारे कहते हैं, ठीक है, जिसे आप किनारे कहते हैं। हम लोगों को इन 3 चीज़ों की मदद से किसी एक आकृति का निर्माण करना होगा। किसी फिगर में कितने एजेस होंगे, कितने वर्टिसेस होंगे और कितने फेसेस होंगे, अर्थात कितनी शीर्ष बिंदु होंगे, कितनी सतहें होंगी और कितने किनारे होंगे, इस पर भी प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। अगर आप सीटेट का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि एक प्रश्न आपसे वहाँ पर जो उसका 6 to 8 का सेक्शन होता है उसमें पूछा जाता है कि आपको अगर मान लो कोई हमने 3D फिगर लिया, हमने कोई एक ऐसा जो है फिगर जनरेट किया, मैंने प्रेजेंट किया जिसमें इतनी सतह हैं, इतने शीर्ष बिंदु हैं, तो अब आपसे उसके जो है मतलब सतह दे दिया, शीर्ष बिंदु दे दिया, तो किनारों की संख्या पूछी गई, कितने किनारे बनेंगे, या तीनों के रिलेशंस को कहीं पर प्रेजेंट करने के लिए कहा गया कि आप इसका मान बता दो। आप उनके रिलेशंस अगर आपको जानकारी में है तभी वो चीज़ कर सकते हैं। मैं उस पर आपको लेके चलूँगा, लेकिन सबसे पहले इसके अंतर्गत जो हमको पढ़ना है उसको जान लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 3D फिगर पढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। और 3D फिगर को हमने रियलाइज किया एक जनरल फिगर उठा करके, उस फिगर का नाम क्यूबाइड है। अभी हम इस क्यूबाइड के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन जान लीजिए कि अगर हम 3D फिगर के अंतर्गत मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो मेंसुरेशन किसका मतलब, मेंसुरेशन अर्थात जिसको हम क्षेत्रमिति कहते हैं, उस क्षेत्रमिति में क्या पढ़ेंगे। अब आप जैसे 2D पढ़ चुके हो, 2D पढ़ चुके हो तो 2D में आपने आयतन पढ़ा, परिमाप पढ़ा है, क्षेत्रफल पढ़ा है। जैसे अगर आपका खेत था तो केवल खेत था, खेत के चारों तरफ अगर आपको बाड़ या तार लगवाना हो तो निश्चित तौर पर परिमाप की आवश्यकता थी। जब खेत की सिंचाई, जुताई, गुड़ाई करनी हो, फसल लगवानी हो, सरफेस का उपयोग करना है तो आपको क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। और अब उसी खेत में अगर हम घर बना रहे हैं तो हमें इसके सरफेस के पूरे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, अर्थात इसकी आयतन की आवश्यकता है।
अब यहाँ पर जो सबसे मुख्य मेजरमेंट है क्षेत्रमिति के अंतर्गत तो जान लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, एक तो पेरीमीटर की जरूरत हमको पड़ती है, जिसे आप परिमाप कहते हैं। ठीक है, परिमाप कहते हैं, हालांकि परिमाप का ज़्यादा उपयोग आपको 2D फिगर में दिखेगा। इसमें एरिया की भी नीड पड़ेगी, अर्थात क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। क्षेत्रफल, क्योंकि सतह अलग अलग होंगी ना, तो सतहों के क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वॉल्यूम, जिसको आप लोग आयतन कहते हैं। क्या कहेंगे? आयतन। आयतन बेसिकली उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे हम जिस रूम में खड़े हैं, इस रूम की कैपेसिटी अर्थात इसमें कितनी हवा है। अगर हम इसमें पूरा पानी भर दें तो कितना पानी है। जैसे अगर हम कोई भी एक 3D फिगर ले लें, जैसे सपोज करो हमने एक बॉटल ले लिया, बाल्टी ले लिया, कुछ भी ऐसा फिगर ले लिया, उस बॉटल में कितना पानी आ सकता है, उसकी वही कैपेसिटी है और वही कैपेसिटी ही उसका वॉल्यूम है। इस कमरे में कितनी हवा है, वो हवा ही यहाँ पर इसका क्या है? आयतन है। वही इसका वॉल्यूम है, इस कमरे की क्षमता है। ये आपको दिमाग में रखना होगा कि वॉल्यूम मतलब आयतन, क्षमता। इसे आप अंग्रेजी में कैपेसिटी से भी डिनोट कर सकते हैं। कैपेसिटी बेसिकली क्षमता को रिप्रेजेंट करती है। किसको? क्षमता को प्रेजेंट करती है, क्षमता को। जैसे मैंने आपसे कहा ना, किसी बॉटल में जितना पानी है उसकी क्षमता है, किसी कमरे में जितनी हवा है उसकी क्षमता है। तो क्षमता कैपेसिटी या उसी को वॉल्यूम से हम प्रेजेंट करते हैं। अब किसी फिगर का जो देखो, हम पेरीमीटर बता चुके हैं आपको। पेरीमीटर मतलब उसकी सभी भुजाओं का योग। अगर हम एक सतह ले लें समतल, तो उसकी सभी भुजाओं का जोड़ ही, अब जिस फॉर्म में भी फिगर है वह आपका परिमाप है। उसकी सरफेस का जो मेजरमेंट, जहाँ पर आप उसके सरफेस को प्लाट या वॉलपेपर लगाते हैं, मान लो दीवार है, जैसे आप कमरे की बात करो, तो कमरे के चारों तरफ जो हमारी फर्श है ना, फर्श के चारों तरफ अगर हम कोई किनारा ऐसे ऐसे बनाएं तो परिमाप है। अब हम फर्श पर कोई कारपेट लगवाएं तो क्षेत्रफल पर काम कर रहे हैं। अब हम दीवारें बना के, छत बनाकर इस पूरे रूम के अंदर कुछ काम करें, कुछ सोचे कितनी हवा है, यही इसका क्या है? आयतन है। इसी को आप लोग वॉल्यूम कहते हैं। किसी भी फिगर का आपको याद होगा कि हम जैसे अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं, मान लो कभी आपने क्यूबाइड का प्रश्न फेस किया, मुझे लगता है कितना सब अवेयर है, सब घन आप जानते हैं, सब घन सुने होंगे, सब सिलेंडर अर्थात बेलन जानते हैं, सब शंकु के बारे में सुने होंगे, स्फीयर के बारे में सुने होंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हमसे अलग अलग फिगर हमको दिया जाता है प्रश्नों को हल करने के लिए, तो हमसे हर अलग फिगर के फार्मूले की डिमांड की जाती है कि घनाभ का आयतन क्या है, घन का आयतन क्या है, सिलेंडर का आयतन क्या है, कोन का आयतन क्या है, ठीक है, स्फीयर का आयतन क्या है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अब आपको याद रहता है कि नहीं रहता है, आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ कि आयतन को लेकर के दिमाग में सारी चीज़ें निकाल दीजिए। आयतन बहुत ईजी और एकदम क्लियर होता है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछेगा किसी चीज़ का आयतन क्या है, मतलब अगर उसने काम से कोई एक 3D फिगर है, उसका आयतन क्या है, मैं सिंपल बताऊँगा कि आयतन जो होता है वह आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। जैसे अगर हम इस कमरे के क्षेत्र आयतन की बात करेंगे, कमरे की, तो हम फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, गुणे ऊंचाई कर देंगे। फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई ही क्या होगा? इसका आयतन होगा। अगर इसी तरह से हम बॉटल ले लें, सपोज करिए कोई बॉटल है, एकदम शेप सिलेंड्रिकल है, तो हम उसके फर्श का क्षेत्रफल निकालें, गुणे ऊंचाई कर दें। जैसे अगर ओरल पढ़िए, अगर मैं कह रहा हूँ कभी कोई फार्मूले पर मत जाइए, मैं फार्मूले पर आ रहा हूँ लेके आपको। जनरली अगर हम कह दें कि हमारे पास एक यह क्यूबाइड शेप का है, जैसे क्यूबाइड का आयतन क्या होता है, बर्बल आपको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है? फर्श का क्षेत्रफल है, क्योंकि फर्श क्या है? आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। गुणे ऊंचाई कर दो तो आयतन हो गया। अगर ये वर्गाकार अर्थात क्यूब शेप का है, मतलब घनाकार शेप का है, तो घन का जो आयतन होगा, घन के पहले क्षेत्रफल या जो उसका सरफेस है वो कैसा है? वर्ग होगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, इसमें एक भुजा और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया? घन का आयतन हो गया। अगर सिलेंडर आपने सुना होगा, सिलेंडर की सतह क्या होती है? वृत्ताकार होती है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। उसको एच से मल्टीप्लाई कर दो, बेलन का आयतन हो गया। तो मतलब इतना आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम कभी भी, जैसे आपके यहाँ बीपीएससी का पेपर होता है, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि हमारे पास त्रिभुजाकार प्रिज्म है जिसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी, बोलो इसका आयतन क्या होगा? तो सीधी सी बात भाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई ही तो आयतन है। क्यों हम अलग से फार्मूला पढ़े जाने? तो हम याद रखें, अगर किसी भी हमें क्यूबाइड का, जो कि एक प्रॉपर शेप में डेवलप्ड है, तो उसके अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन हमेशा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होगा। और इतना जान लीजिएगा कि यह जो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई है, यह जब आएगा तो यह यूनिट क्यूब होगा। यूनिट क्यूब मतलब जैसे मीटर है तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, जैसा होगा उसी प्रकार से हमको देखना होगा। अब आपके मन में आता होगा, सर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कौन कौन से फिगर इसके अंतर्गत आएंगे? तो जान लीजिए कौन कौन सा फिगर इसके अंतर्गत आएगा, फिर वहीं से हम शुरुआत करेंगे।
फिगर जो हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसके आयतन की बात करनी होगी, सरफेस एरिया की बात करनी होगी, हाँ, सतह के क्षेत्रफल की बात करनी होगी, वो फिगर नोट कर लीजिए सब लोग। सबसे पहले क्यूबाइड। क्यूबाइड का प्रश्न मिलेगा आपको, घनाभ जिसे कहते हैं, ठीक है। घनाभ मतलब आप सोचे होंगे, घनाभ जानते हैं ना, घनाभ बिल्कुल देखा है। जिस कमरे में बैठे होंगे ऑलमोस्ट आपका घनाभ की आकृति का है। जो बुक आपने लिया होगा वो घनाभ की आकृति की होगी। ईंट अगर आपके घर के दरवाजे पर कहीं पड़ा होगा तो घनाभ की आकृति का है। आजकल थोड़ा सा मॉडर्न युग में आइए तो आजकल आइसक्रीम बहुत पसंद है लोगों को। आइसक्रीम वाले से जाके पूछिए भैया हमको आइसक्रीम दे दो, तो आपसे कहेगा सर कौन सी दूं, ब्रिक्स दूं कि कोन दूं। मैं तो एक दो बार डिस्टर्ब हो गया था पहले, बहुत पहले जब हमसे पूछा उसने कि कौन सी सर, ब्रिक दूं कि कोन दूं। हमने कहा ब्रिक कोन मतलब कुछ नया होता है, कोई इसका फ्लेवर है क्या है। बाद में मुझे समझ में आ रहा है ये तो फ्लेवर एवर नहीं है। ब्रिक का मतलब ईंट, कोन का मतलब कोन जो शंकु होता है, वो शेप की बात कर रहा है, नॉट अबाउट फ्लेवर। फ्लेवर की बात नहीं कर रहा है। वो कहेगा हमको ब्रिक में दूं कि कोन में दूं कि कप में दूं, ऐसे देता है ना, ऐसे बोलेगा ब्रिक में दूं कि कोन में दूं कि कप में दूं, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो ब्रिक मतलब बेसिकली ईंट होता है। तो आप जो ईंट यूज करते हैं वो घनाभ की आकृति का होता है ना। दूसरा फिगर जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो क्यूब होगा। क्यूब को आप क्या कहेंगे, घन। घन मतलब जैसे लूडो वाला जो होता है, डाइस होता है, जो कलर मिलाने वाला बच्चों का होता है, वो सब जनरली क्या है, वो आपका घन है, जिसे हम क्यूब कहते हैं। फिर हमें जो पढ़ना होगा वो होगा सिलेंडर। क्या पढ़ना होगा, सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या है, बेलन। हाँ, बेलन भी ध्यान दीजिएगा, वो बेलन नहीं जिससे रोटी बनाई जाती है, और वो सिलेंडर नहीं जो कि रसोई घर में गैस का उपयोग करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी नहीं है। फिर इसके बाद अगला फिगर जो पढ़ने को मिलेगा, कोन, जिसे आप शंकु कहेंगे। फिर आपको पढ़ने को मिलेगा स्फीयर, जिसको आप गोला कहेंगे। और 100% एक दो फिगर और आप समझ लो, जिसमें एक है आपका प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म है, और एक फिगर है पिरामिड। अब इसकी हिंदी लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हिंदी में लिखा ही नहीं जाता है, जनरली प्रिज्म और पिरामिड भी लिख दिया जाता है। इतने कुल फिगर पढ़ने हैं हमें, जिनके लिए हमें दो कैलकुलेशन करना है। एक कैलकुलेशन आपको करना है क्या, एक कैलकुलेशन सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, सतह क्योंकि बनेगी, जैसे कमरा है तो कमरे में दीवार तो है ही भाई, पुताई करेंगे तो अगर आप पुताई कराओगे अपने कमरे की तो आपसे जो पुताई वाला जो करने आएगा वो चार्ज कैसे डिफाइन करेगा पता है, कहेगा कमरे का क्षेत्रफल क्या है, कितना स्क्वायर मीटर है, उसी हिसाब से वह रेट बताएगा आपको। तो कमरे की सतह जो है, सतहें कई हो गई, एक तो ये दीवार, एक तो ये दीवार, एक तो ये दीवार, एक तो ये दीवार, ऊपर छत नीचे फर्श, इतनी सारी सतहें हो गई। उसका भी डबल डबल, अंदर भी करेगा बाहर भी करेगा, तो करेगा ना, तो सतह इतनी सारी हो गई। तो सतह का क्षेत्रफल हमें पढ़ना होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमें जो पढ़ना होगा वो वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, आयतन। इसी को हमने कहा एक कैपेसिटी होता है। जैसे अगर कोई वस्तु, जैसे ईंट है, ईंट की तरह अगर ईंट सोने की हो, जैसे सोने की ईंट सुना है कि नहीं आपने, बहुत सारे लोग देखिए पहले जब पुरानी मूवीज में स्मैगलिंग स्पेलिंग सोने की ईंट लेके चलते थे, तो सोने की ईंट मतलब पूरी तरह से धातु से बनी हुई है। अब उसको, उसमें कितनी धातु है, जितनी उसकी मात्रा है वही उसकी कैपेसिटी है, वही उसका आयतन है। या अगर हम खोखला रख लें, खोखला बर्तन जैसे बॉक्स संदूक होता है, उसमें कितना हम हवा रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, वही उसकी कैपेसिटी है, वही उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप आयतन कहेंगे। सरफेस एरिया की बात मैंने आपको बता दी, सतह का क्षेत्रफल होता है। इतनी चीजें हम लोगों को पढ़ना है, समझ रहे हैं जी। तो आप सभी लोग अब इन्हीं चीजों को लेकर के पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन इन सब के साथ, जैसा मैंने आपसे कहा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है अबाउट फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस के बारे में। तो हम सबसे पहले एक फिगर लेते हैं और उसी फिगर से बहुत कुछ आपको क्लियर भी कर देंगे। तो सबसे पहला फिगर चलिए उठा लीजिए। जो प्रश्न मैंने कहा ना, जैसे सीटेट का एग्जाम हुआ वहां पूछा गया, तो आपसे कभी भी वह पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ संबंध, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जैसे हम पहला फिगर उठाते हैं, घनाभ। ये देखिए मैंने घनाभ फिगर लिया। हमने सबसे पहले घनाभ, अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको एक सतह दिख रही होगी, जो नीचे की सतह होगी, जिसे आप फर्श कहेंगे, ठीक है। अब वह नीचे की सतह आपको कहाँ पे दिख रही, ए दिख रही है। अगर आप देखिए ध्यान से, ये नीचे की सतह आपको दिख रही है, ए वाली दिख रही है कि नहीं। अब नीचे की सतह मतलब ये फर्श थी। जैसे हम कमरे में बैठे हैं तो हमने कमरे की फर्श को रियलाइज किया। चार कोने थे, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, चार कोना था। इसमें सबसे पहले जो निकल आता है भाई, वो होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु, ध्यान से देखिएगा, शीर्ष बिंदु। अब आप खुद सोच लो कितने शीर्ष बिंदु आपको दिख रहे हैं। चार तो आपको कहां पर दिख गए, फर्श पर। सेम टू सेम जैसी आपकी फर्श है वैसा ही ऊपर सोचो तो आपको छत दिख रहा होगा।
ये देखिए दिखा कि नहीं छत, यस छत दिखा। वैसा ही आपको छत दिख रहा होगा जो मैंने पॉइंट कर दिया। तो 4 शीर्ष बिंदु नीचे हैं, 4 ही शीर्ष बिंदु आपको ऊपर दिख रहे हैं। जो छत को ज्वाइंट करे हैं वो लोग 4 शीर्ष बिंदु हैं, और जो फर्श को ज्वाइंट किए हैं वो 4 हैं। तो टोटल कितने शीर्ष बिंदु हो गए भाई? टोटल शीर्ष बिंदु हो गए 8। अगर हम घनाभ की बात करेंगे तो टोटल शीर्ष बिंदु हो गए 8। अब इन शीर्ष बिंदुओं को ज्वाइन करने के लिए किनारे लगे हैं। थोड़ा सा कमरे में चारों तरफ रुक करिए, देखिए ध्यान से। उस कोने से उस कोने को एक लाइन, उस कोने से उस कोने को एक लाइन, उस कोने से 4 लाइन तो नीचे हो गई। फिर ऐसे कार्नर, ए दीवाल को जोड़ने वाली एक लाइन, ए दीवाल को जोड़ने वाली एक लाइन। अब उधर भी सोचो तो जैसे फर्श पे था उसे छत पे भी, तो 4 4 8 4 12। तो अगर एजेस की बात करिए, एजेस ADGES, एजेस मतलब किनारे होते हैं। किनारे टोटल कितने बन गए पता है? किनारे बन गए आपके 12, किनारे बन गए 12। अब किनारों के बाद जो तीसरा नंबर आएगा वो आएगा फेसेस की, ठीक है, फेसेस की। अब फेसेस मतलब सतह, फेसेस मतलब क्या हो गया भाई? सतह। तो सतह देखो कितनी होगी, और इस पर देखिए कैसे प्रश्न बनेगा भाई, इस तरह से इसको एक समझ लीजिए। फिर बाद में जैसे प्रश्न आता है मैं वो भी कंफर्म कर देता हूँ, क्या होता है, क्या पॉसिबल होगा, कंफर्म मैं कर देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिए। सतह ध्यान से देखिए कैसे क्या डिस्कस किया जाएगा इसमें। अब जैसे हम कमरे में खड़े हैं, आप भी कमरे में नजर उठाइए, फर्श दिख रही है एक सतह, ऊपर छत है दूसरी सतह, ए दीवाल तीसरी सतह, ए दीवाल चौथी सतह, पांचवी और छठवीं। जैसे अगर मान लो हम बुक ले लें, या सपोज करो हमने मोबाइल ले लिया, तो मोबाइल में भी क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा, एक नीचे फर्श है, ऐसा ही छत है, इधर का इधर का इधर का इधर का, कुल मिला के कितनी सतह हो गई? 6 सतह हो गई। तो 6 तो सतह हो गई, ठीक है, 6 सतह हो गई। अगर हम किसी घनाभ की बात करें तो घनाभ में 8 तो शीर्ष बिंदु हो गए, मैंने शीर्ष बिंदु पॉइंट करके रख दिया है यहाँ पर, ठीक है, नीचे फर्श वाले ऊपर छत वाले। फिर अगर हम किनारों की बात करें तो किनारे देखिए हमने ऐसे ज्वाइन किया, जैसे अगर जिसको हम देखो एक किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा, ये तो कहाँ हो गया? फर्श वाला। छत पे आइए, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा। अब इनको ज्वाइन करने वाले 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, टोटल 12 किनारे हो गए कि नहीं? यस। अब दीवालों की बात करिए तो आपको दीवारें देखिए, सतहों की बात करिए, एक तो नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक इस साइड, एक इस साइड, एक पीछे, एक आगे। टोटल कितने किनारे, कितने सतह हो गए? टोटल हो गए आपके 6। ये हमको याद है कि नहीं है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट जैसे प्रश्न क्या आएगा, इनके रिलेशन से संबंधित प्रश्न आएगा। तो आपको एक हेडिंग लिख लेना है यहाँ पर कि रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके भी ध्यान दीजिएगा, बिटवीन वर्टेक्स, हाँ वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस, अर्थात इन तीनों के बारे में। जैसे प्रश्न कैसे आता है समझिएगा, आपसे कहा जाएगा कि एक जो है 3D फिगर है, टेट्राहेड्रॉन है, कुछ ऐसा 3D फिगर है जिसमें इतने तो शीर्ष बिंदु हैं, इतने एजेस हैं, बताओ कुल कितनी सतहें हैं। या आपसे कहेगा कि आप बताओ कि 3b + 2e - b का मान क्या होगा। मतलब जब तक आपको तीनों जानकारी नहीं होगा तब तक जो है जी जब तक, मतलब मेरा ये कहने का अर्थ है कि जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे उसको। जी, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, कंफर्म करना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा इसको क्लियर करिए। इनके भैया आपस में रिलेशन होते, जैसे अगर आपसे एक प्रकार से मैं एक टॉपिक पॉइंट करा रहा हूँ, और प्लीज मेरी बात मानकर जो लोग पढ़ रहे हैं, समझ लें, मुझसे जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मुझे जानते हैं, वो इस पॉइंट को जरूर लिख लें। किसके किसके बीच? शीर्ष बिंदु, ठीक है, किनारे और सतह के बीच का संबंध हम बात कर रहे हैं। तो इनके बीच का संबंध सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। लिख लो वर्टेक्स प्लस फेस बराबर एजेस + 2, ये रिलेशन होता है। वर्टेक्स प्लस फेस अर्थात शीर्ष बिंदु प्लस सतह बराबर किनारे + 2, ये इनके बीच का संबंध होता है। जैसे अगर आप मैच कराइए तो आपको खत्म क्लियर हो जाएगा। 8 6 14 बराबर 12 + 2। अगर हम आपको कोई ऐसा प्रश्न दे दें, हाँ बिल्कुल, इसको आप नोट कर लें, आप इसको कंफर्म कर लें, जैसे हम जो बता रहे हैं आपको क्लियर कर लीजिए। हमने क्या बताया? वर्टेक्स मतलब आप चाहे उसको e - 2 भी लिख सकते हैं, किससे कर सकते हैं? जैसे अगर आपने देखिए लिखा e + 2 होगा, फिलहाल इसको ध्यान दीजिएगा, वर्टेक्स प्लस फेस बराबर e + 2 होगा। एफ माने अगर हम इसको थोड़ा सा स्थिर लाते तो जरूर बन जाता,
एफ प्लस 2 होगा ना। हाँ हाँ, ई अगर इधर कर लो तो बराबर 2 होता है। जैसे अगर आप इसी को चाहें तो देखिए कुछ लोगों ने लिखा है क्या, वर्टेक्स प्लस फेस माइनस ई बराबर 2, आप इसको लिख सकते हैं। मतलब जब भी कभी कोई ऐसा प्रश्न आपको किसी भी फिगर से अंतर्गत दे दे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोग आयतन घनाभ सरफेस एरिया में लगे रह जाते हैं, लेकिन इस मुख्य चीज़ को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और उनको नहीं क्लियर होता है। फिर वही होता है कि हम इधर उधर करे होते यार तो समझ में आया होता। तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे आपसे कहा जाएगा एक 3D फिगर है, एक 3D फिगर है जिसमें एक 3D फिगर है जिसमें मैंने कहा कि वर्टेक्स है टोटल 12, ठीक है। ये फेसेस हैं टोटल, मान लो फेसेस टोटल हैं वहाँ पर मान लीजिए 6, ठीक है। वर्टेक्स टोटल, अब फेसेस हमने 6 कर दिया, वर्टेक्स हमने 12 कह दिया, या वर्टेक्स मतलब यही रहने देते, जैसे हम इसी को हम जो फिगर अभी हमने बनाया है उसी की बात करते हैं। वर्टेक्स हमने कहा चलो अपने पास कितनी थी, टोटल 8 थी, फेसेस 6 थी। अब हमने कहा कि आपको बताना है 2b प्लस 3e माइनस एफ का मान बताओ क्या होगा। अब अगर तीनों जानकारी हमको नहीं है तो हम कहाँ से कर पाएंगे, और हमको ये कन्फर्म नहीं कि यह इस समय घनाभ की कॉन्सेप्ट का फिगर है। तो आपको इस समय सबसे पहले देखो जरूरत क्या है, आपको वर्टेक्स दिया है, फेस दिया है, अपने को ई चाहिए कि नहीं, बिल्कुल चाहिए। अब रूल क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि वर्टेक्स प्लस फेसेस माइनस ई बराबर 2 होता है। तो वर्टेक्स की संख्या 8 है प्लस 6 है, माइनस ई बराबर आप 2 कर दो, तो ई को उधर कर दो, यह इधर आएगा तो 14 माइनस 2 बराबर ई होगा, अर्थात ई का मान आपका 12 हो जाएगा। किनारे आपके टोटल 12 हो गए। अब उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 गुणे 8 कर दें प्लस 3 गुणे कितना कर दें, ई अभी हमने निकाला, 3 गुणे 12 कर दें, माइनस एफ कर दें, 6 हो गया, तो 8 दूना 16, 12 3 36 माइनस 6 कर दिया, तो 6 6 12, 3 1 4, 1 5 52 माइनस 6 कर दिया, 46 टोटल आंसर आया। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं। यस, आप ऐसे प्रश्नों पर फोकस्ड रहिए, कंफर्म कर लीजिए। देखिए मैंने फिर से आपको एक बार बताया कि वर्टेक्स अपने 8 थे, 2 गुणे 8 किया, 3 गुणे एजेस की संख्या 12 आई है, हमने 3 गुणे 12 किया, माइनस फेस किया, फेस है आपके 6, तो हमने क्या किया 16 36 52 होता है, 52 से 6 निकाला, 46 राइट सोल्यूशन आ जाएगा, 46 राइट सोल्यूशन आएगा। तो ऐसे प्रश्नों पर अपना फोकस जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको मिल सकते हैं, दिख सकते हैं। आई बातें समझ में, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अब हम मुख्य चीज पर चलते हैं जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। मुख्य चीज पर चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्यूबाइड की, ठीक है, क्यूबाइड की बात कर रहा हूं। क्यूबाइड मतलब आप क्या कहेंगे, घनाभ, ठीक है। पहला फिगर हम लोग फेस करने जा रहे हैं क्यूबाइड, जिसको आप लोग कहेंगे घनाभ। मैंने घनाभ का आपको एग्जाम्पल दिया, जो आपकी किताब है, जो आपकी नोट्स है, जो ईंट है, जो आपका रूम है, इस तरह के जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर जस्ट लाइक अ क्यूबाइड, वो सब क्यूबाइड की शेप का होते हैं। क्यूबाइड की शेप का जैसे मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया आपके सामने, देखिए ये हम बना दे रहे हैं अपने से, अगर हम कोई डिजाइन यूज नहीं कर रहे हैं उस टाइप से जो आर्टिफिशियल होती है, हम प्रेजेंट ऐसे कर दे रहे हैं आपके सामने। देखिए दिस इज क्यूबाइड, यही आपका क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है। अब अगर ये क्यूबाइड है भाई, तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो रहा होगा। इसमें नीचे की सतह भी स्पष्ट हो रही होगी, ऊपर की सतह भी। अब देखो अगर हम नीचे की सतह की बात करें तो यह लंबाई दिख रही होगी, यह चौड़ाई दिख रही होगी, और यह आपको ऊंचाई दिख रही होगी। दिख रही है कि नहीं, लंबाई दिख रही है, चौड़ाई दिख रही है, ऊंचाई दिख रही है। और आपको नीचे का जो फर्श है यही दिख रहा होगा। अगर आप मोबाइल पर ध्यान से देखो, ये जो सतह है जो मैंने अभी ऐसे ब्लू से कर दिया, यही आपको फर्श की तरह दिख रहा होगा। फर्श की तरह दिख रहा हो, छत की तरह क्या दिख रहा होगा ये भी देख लीजिएगा, छत की तरह ये दिख रहा होगा। अब आपसे देखो इस पर पूछा क्या क्या जा सकता है, कंफर्म कर लीजिए। सबसे पहले हम लोगों से पूछा जाएगा इसकी कैपेसिटी अर्थात वॉल्यूम, आयतन हम लोगों से पूछा जाएगा कि आयतन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आयतन हमने आपसे कहा कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार क्या है बताओ, आधार जैसे इसको सोचो, यह लंबाई है, यह चौड़ाई है, तो निश्चित तौर पर यह जो आधार है जिस कमरे पे आप खड़े हैं वह किसका है, आयत की शेप का है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो हमने लिखा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल हमेशा याद रखना गुणे ऊंचाई। दिस इज द वॉल्यूम फॉर एनी फिगर, किसी भी आकृति कोई भी 3D फिगर है उसका वॉल्यूम, उसका आयतन हमेशा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मुझे तो लगता है सबको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और ऊंचाई उस कमरे की ऊंचाई, जैसे जो दीवार यहाँ पे देखिए फर्श से छत को ज्वाइन कर रही है, यही है हाइट। तो इस हाइट को मल्टीप्लाई कर दें और जो यूनिट हो यूनिट का क्यूब कर दें, यही आपका क्या हो जाएगा पता है, इसका आयतन हो जाएगा। समझ रहे हैं,
मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। दूसरी तरफ हमारे सामने बात आई, पहला तो हो गया वॉल्यूम, दूसरी तरफ हमारे सामने बात आई सरफेस एरिया का। जैसे आप सरफेस एरिया अंग्रेजी में कहिए सरफेस एरिया, या हिंदी में कहेंगे सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। अब थोड़ा सोचो सतह क्या है। आप कमरे में खड़े हैं या बैठे हैं, जहां कमरा होगा जिस कमरे में आप बैठे होंगे, कितनी सतहें दिख रही हैं? मैंने कहा एक तो फर्श दिख रही है भाई, एक तो छत दिख रही है, एक सामने वाली दीवार दिख रही होगी, एक पीछे की दीवार दिख रही है, एक बगल की दीवार दिख रही है, एक बगल की दीवार दिख रही है, टोटल 6 हो गया कि नहीं? अब मैं आपसे कहूंगा जब आपसे कोई सतह का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप इसको 2 प्रकार से रिकॉग्नाइज करिएगा। एक में आप फर्श और छत को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़िए, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। तो अब कितना बचा? 4 दीवारें बची हैं। 4 दीवारें मतलब 2 प्रकार से सतह का क्षेत्रफल आपसे कहा जाएगा करने को। एक होगा भाई अंग्रेजी में लेटरल सरफेस एरिया, इसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, या हिंदी में हम इसको और कह सकते हैं चारों दीवालों का क्षेत्रफल, चारों दीवालों का क्षेत्रफल। अब 4 दीवार में आप ध्यान दो, आपसे मैंने कहा ना फर्श लेना है ना छत लेना है। जो दीवालें हैं वो किससे बनी है? थोड़ा सा कमरे की चारों तरफ देखिए, अपने कमरे की चारों तरफ जो हमारी फर्श है ना, जो नीचे वाला हिस्सा यहाँ से वहाँ ज्वाइन किया वो लंबाई है, और वो वाला हिस्सा चौड़ाई है, दिख रहा है, और जो फर्श को छत से मिला है वो ऊंचाई है। अब अगर जो हमारे पीछे दीवार है जिस पर ये बोर्ड लगा है, अगर इस दीवार को कहीं से गिरा दें तो गिराओगे तो एक आयत बनेगा कि नहीं बनेगा? यस बनेगा। तो जो हमारी लंबाई है वह उसकी लंबाई होगी, जो ऊंचाई है वह ऊंचाई रह जाएगी, ठीक है, वह चौड़ाई हो जाएगी। जो यहाँ का आयतन क्षेत्रफल आएगा वही पीछे वाली दीवार का भी आएगा, और जो मेरे बगल दीवार बनी है उसकी जो चौड़ाई है मतलब नीचे फर्श की तरफ वह उसकी लंबाई है, और जो ऊंचाई है वह उसकी लंबाई चौड़ाई है, उसको भी कहीं गिरा दीजिए। जैसा उसका क्षेत्रफल है वैसा उसका क्षेत्रफल है। तो कुल मिला के जब हमसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल कभी पूछेगा तो मैं लिखूंगा ट्वाइस L+B इंटू H, ये हमेशा याद रखिएगा। अब याद रखो ट्वाइस L+B क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था कहाँ पर? आयत में, इसके बारे में सुना था क्या होता है। ये सब चीज़ें एकदम ध्यान में रहे। ये सुना होगा, ये परिमाप होता था। क्या होता था? परिमाप। परिमाप गुणे ऊंचाई। अगर हम आयत का सरफेस, हमारा बेस अपना आयताकार है, तो परिमाप आयत का गुणे ऊंचाई कर देने से चारों दीवालों का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि हम इसको फार्मूला एक एक बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, समय ले रहे हैं आपका, नहीं भाई, मैं याद करा रहा हूं, मैं आपको मैं पॉइंट करा दे रहा हूं। आप जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल यूनिट स्क्वायर होगा, और श्योर मान के चलना जब जब किसी फिगर के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात होगी, हमेशा जो बेस है, बेस अपना आयताकार है, उसका परिमाप गुणे ऊंचाई ही उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा डन होना ही होना है। अब इसके बाद एक दूसरा बनकर आएगा टोटल सरफेस एरिया। जैसे वहां पर लेटरल सरफेस एरिया है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे टोटल सरफेस एरिया आएगा। इसे हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें कुछ छूटेगा नहीं, इसमें मतलब 4 ही दीवार नहीं ली जाएंगी, हाँ, फर्श भी लिया जाएगा, छत भी लिया जाएगा। और अगर फर्श लोगे तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, छत का भी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम इसका जब क्षेत्रफल आपसे कभी कहेंगे या आपको करना होगा तो याद रखना, आप इसी लेटरल सरफेस एरिया में मतलब चारों दीवारों के क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल फर्श और छत को अगर ऐड कर दो तो आपका टोटल हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला लिखो ट्वाइस। सोचो, फर्श का क्षेत्रफल बताओ कितना है? लंबाई गुणे चौड़ाई। छत का लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 बार LB हो गया। उसी तरह से पीछे वाली दीवार लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, तो 2LH हो गया। BH हो गया 2BH, मतलब लिखेंगे 2LB + 2BH + 2HL। ये हो जाता है, क्या बताएं, यह इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। कन्फर्म है, इसमें डाउट तो नहीं किसी को? अब आती तीसरी बात। अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं कि जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर उसमें सबसे बड़ी रॉड, सबसे बड़ी लंबाई की छड़ अगर हम कहीं रख सकते हैं तो कहाँ रख सकते हैं? बोलिए। फर्श पर नहीं, कमरे में। फर्श पर रखेंगे तो विकर्ण होता है, बिल्कुल विकर्ण होता है। फर्श में उस कोने से उस कोने को, अब आप सामने तो हो नहीं मेरे, तो मैं सब दिखता, फिर भी दिख रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा, और कंफर्म करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस कोने से उस कोने को जो मिलाने वाली रेखा होगी वही विकर्ण कहलाएगी। कमरे में अगर मैं कहूंगा विकर्ण क्या है, सबसे बड़ी रॉड क्या है, उस ऊंचाई के कॉर्नर से उस नीचे के कॉर्नर को मिला दो तो दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ डायगोनल। यहां पर यह कहलाता है विकर्ण की लंबाई। इसके विकर्ण की लंबाई मतलब सबसे बड़ी रॉड। जैसे देखो, मोबाइल लिया मैंने, ये देखिए, ये मोबाइल है ना। अब इसमें भी नहीं बना पाऊंगा मैं। कैसे नहीं बना पाऊंगा? क्योंकि ये तो फर्श सरफेस पर बता पाऊंगा यहां से यहां तक, लेकिन जबकि यहां ऊंचाई से वहां गहराई तक ले जाना पड़ेगा। यही चीज होगा, समझ रहे हैं?
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बिकड़ की लंबाई लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल, मैं फिगर में दिखा रहा हूं आप लोगों को, कहाँ होगा लेंथ ऑफ डायगोनल। फिगर में अगर हम आपको समझाएं तो कहाँ दिखेगा पता है? आपको ऐसे सोचना चाहिए, जैसे इस कोने से पकड़ें और लाके यहां मिलाएं, ए है बिकड़, समझ रहे हैं? यहां ऊंचाई से गया, इस नीचे के तल पर मिला, यही बिकड़ है आपका। लेंथ ऑफ डायगोनल बिकड़ की लंबाई हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यूनिट होगा। क्षेत्रफल हमेशा यूनिट स्क्वायर होगा, कैपेसिटी हमेशा यूनिट क्यूब होगी, आयतन हमेशा यूनिट क्यूब होगा, और बिकड़ जो भी लंबाई होगा हमेशा यूनिट के फॉर्म में होगा। तो ये तो हो गया आपका घनाभ। अब इसमें भी एक और चीज होता है, जब घनाभ में, जी बीच में 2 लिखा है, हाँ वो गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, 2 नहीं रहेगा, बिल्कुल वो सबके लिए अलग अलग होता है, अभिषेक सही कह रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं जी मैं जो बता रहा हूं आप लोग इसको समझिएगा। ये अभी इसमें एक और चीज डेवलप किया जाता है। जैसे मान लो हम कमरे में, अगर कमरा कोई एक मोटे दीवार का बना हुआ हो, जैसे पहले गांव में जो कच्चे घर होते देखिए खूब मोटे मोटे दीवार के बनते थे, खूब मोटी दीवारें बनती थी। अगर हम बाहर से उसकी लंबाई मीजर करेंगे तो कुछ आएगी, और अंदर से मीजर करेंगे तो कुछ आएगी। जैसे संदूक होता है, संदूक भी अगर सोचो, अगर मोटे जस्ते का टीन का संदूक बना है तो संदूक का जो बाहर का मीजरमेंट होगा, लेंथ कुछ और होगा, और अंदर से, अंदर चले जाओ, संदूक के अंदर घुस जाओ, अंदर से मीजर करो तो कुछ और होगा। संदूक का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है। उसका भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, उसमें क्या अप्रोच होगा मैं इसको बताऊंगा। पहले तो आप इसको जैसे पढ़ें सेम टू सेम, इसी तरह से आप पहले क्यूब पढ़ लो, कुछ प्रश्न कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए क्यूब पर आइए, जिसको आप लोग क्या कहेंगे, घन कहेंगे। सेम इसी तरह का फिगर आपका घन बनेगा, बस वही है। जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या, मैंने आपको आयत पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था क्या, वर्ग पढ़ाया था। जो संबंध उसमें होता है सेम संबंध यहाँ पर भी होता है, आयत और वर्ग की तरह ही। कि जैसे सभी वर्ग तो आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, ये आपने पढ़ा था वहां पर। सेम उसी तरह से जैसे लूडो खेला होगा, इसकी जितनी सतहें होती हैं ना, सब समतल, सब बराबर होती हैं, सबके मेजरमेंट, इसलिए लूडो ही उपयोग में लाया जाता है कि सब बायस्ड नहीं होते हैं या अनबायस्ड होते हैं। इसको ऐसे उठा के रोल करो तो किसी के भी आने के कोई चांस होते हैं। ईंट को लेके कभी टॉस किया गया है? नहीं। लेकिन अगर आप क्यूबाइड लेकर फेंको तो कुछ भी आने की पॉसिबिलिटी, अर्थात सॉरी क्यूब लेकर पूछो तो फेंको तो कुछ भी आने के चांस। जैसे हम लूडो खेलते तो इसी का उपयोग करते हैं हम लोग, कुछ भी आ सकता है। यही डाइस है, यही आपका पासा है, यही आपका घन है। इसमें सब भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा कि आपने अभी घनाभ में पढ़ा, सेम स्ट्रक्चर एकदम वही का वही कॉन्सेप्ट इसका भी है। इसमें देखो ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, मतलब जो लंबाई है वो भी भुजा है, जो चौड़ाई है वो भी भुजा है, ऊंचाई भी भुजा, मतलब दे आर ऑल इक्वल इन शेप, लेंथ सबके सब इक्वल होते हैं। अब बात आती है इसके आयतन की, क्या आती है, आयतन की, अर्थात वॉल्यूम की। अब जब वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम मैंने क्या बोला है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार इसका क्या है बताओ, आधार एक वर्ग है, स्क्वायर है, एक वर्ग है कि नहीं है, यस। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, ए गुणे ए हुआ, और ऊंचाई भी क्या है, वो भी ए ही है, तो ए भी गुणे ए कर दें। अर्थात यहां पर कंफर्म है कि ए का क्यूब है, क्या हो गया, ए का क्यूब है, आयतन इसका ए क्यूब हो गया। अब बात आती है सरफेस एरिया की, मतलब सतह का क्षेत्रफल। और ये कितना बढ़िया होता है, इसकी जितनी सतहें होती हैं उस सारी की सारी सतहें सब बराबर होती हैं। जो फर्श है वही छत है, वही ए दीवाल, वही ओ दीवाल, वही ओ दीवाल, वही ओ दीवाल। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा भी, चलो मुझे लेटरल सरफेस एरिया बता दो, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दो, तो कहेगा भैया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब चारों दीवालों का क्षेत्रफल, मतलब सीधा सीधा 4a वर्ग लिख दो। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब चारों दीवालों का क्षेत्रफल, अर्थात 4a वर्ग लिख दो। और टोटल सरफेस एरिया हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो 6a वर्ग होगा, ठीक है, क्योंकि 6 टोटल सतहें होती हैं। और इसमें अगर आपसे बिकड़ पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा, बिकड़ की लंबाई, बिकड़ की लंबाई वैसे ही है जैसे वहां बिकड़ था, अर्थात इस कोने से हम यहां लाके मिला दें, ये देखो बिकड़ है, सबसे बड़ी लेंथ है, तो बिकड़ की लंबाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो थ्राइस ए स्क्वायर ए रूट 3 यूनिट हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अर्थात यह यूनिट का क्यूब हुआ, यह यूनिट स्क्वायर हुआ, यह भी यूनिट स्क्वायर हुआ, और यह केवल यूनिट हुआ। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ये हमारे क्यूब और क्यूबाइड का कुछ स्ट्रक्चर है
कहिए तो कुछ प्रश्न करा दिया जाए। जी यस। अब बताओ, कुछ बातें समझ में आ रही हैं, कन्फर्म हो रहा है? क्लियर करिए आप सभी लोग। और एक बार अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते, अगर समझ में आ रहा हो तो करना, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। अगर आ रहा हो तो लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, बाकी सब ठीक है। ठीक, तो चलिए अब ये कन्फर्म हो गया, आप सभी लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे लेकर चीज़ें कन्फर्म करते हैं। एक प्रश्न देखिए बड़ा अच्छा सा, देखिए मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये प्रश्न है, चलिए बताइए सभी लोग। यस, क्वेश्चन पर आइए, थोड़ा सा इनसे करेक्ट करते हैं। प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है। एक घन है, घन का विकर्ण कितना दिया? 6√3 सेंटीमीटर दिया है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात ज्ञात करो। बढ़िया प्रश्न, देखिए सब कुछ यहाँ पर सब कुछ पूछ लिया। तो एक आपके पास क्यूब है, क्यूब का जो विकर्ण है, क्यूब का विकर्ण अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे क्यूब देखिए बना, ए बना ना, क्यूब बना ना, वेरी गुड, ए बन गया। देखो बड़ा अच्छा सा क्यूब बन गया, हमने बना दिया इसको लेके। तो क्यूब का विकर्ण देखो ए है, क्यूब का विकर्ण ए है, यहाँ से यहाँ आकर मिलेगा तो क्यूब का विकर्ण है। तो क्यूब का जो विकर्ण होता है, विकर्ण ना, डायगोनल जिसे कहते हैं, अगर क्यूब की भुजाएं, सारी भुजाएं ए हैं, सारी भुजाएं ए हैं, तो डायगोनल होता है √3, a√3 ना। जैसे क्या लिखा, √a² + a² + a², तो आपका 3a² हो गया। तो आप लिख सकते हैं a√3, a√3 होता है। और a√3 का मान आपको दिया है, बोले कितना? a√3 का मान दिया है 6√3, अर्थात √3 से कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 6। इस क्यूब की सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी? 6 हो गई। अगर क्यूब की सभी भुजाएं 6 हो गई ना, तो आपसे दो चीजें पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब TSA, और आयतन अर्थात वॉल्यूम ना, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? a क्यूब। वॉल्यूम मतलब लिख देते हैं एक बार, आयतन लिख देते हैं। इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा है, इन दोनों का अनुपात पूछा है। अब भुजा तो कन्फर्म ही हो चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लीजिए हम लोग कन्फर्म कर देते हैं कि अगर हम लोगों को TSA दिया है, जिसे आप ध्यान से देखें, तो TSA क्या होता है बताएं? 6a² होता है। और यहाँ पर आयतन क्या होगा? a क्यूब होगा। a तो कन्फर्म है, एक ही चीज़ है, तो 6 × a का स्क्वायर, a मतलब 6 आया है, तो 6 का स्क्वायर कर दें, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? a क्यूब मतलब 6 का क्यूब होगा। आप कंफर्म कर चुके कि नहीं? मतलब अगर सोचो तो यह 6 का क्यूब ही है। जैसे अगर सोचो तो जो 6a, मतलब यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो 6 × 6 का स्क्वायर कितना, हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो 6 क्यूब रेशियो कितना हो गया? 6 क्यूब काट दिया तो 1:1, मतलब जो इसका सरफेस एरिया टोटल होगा वही इसका आयतन होगा। तो 1:1 इसका राइट सोल्यूशन है। 1:1 देखिए, बहुत बढ़िया। बबलू ने बताया, गरिमा, कविता, कुलदीप, अनुराधा, सौरभ, अमित, सबका आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका एक प्रश्न, जिस प्रश्न में आपने विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन तीनों को रिकॉग्नाइज किया। अब एक दूसरे प्रश्न पर आइए। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। ध्यान दीजिएगा, एक घनाभ मतलब क्यूबाइड है, जो कि घन के आयतन का डबल है, दुगुना है। यदि घनाभ की जो विमाएं हैं, घनाभ की जो विमाएं हैं 9 हैं, 8 हैं और 6 हैं। एक घनाभ है, घनाभ देखो ऐसे है, घनाभ आप समझ ही रहे हैं सब लोग, ऐसे हमने डेवलप कर दिया। देखिए घनाभ, ये घनाभ बना दिया हम लोगों ने, करेक्ट है, ये घनाभ बना दिया। घनाभ की विमाएं कितनी हैं? 9 हैं, 8 हैं और 6 हैं। 9 हैं, 8 हैं और 6 हैं। 9 लंबाई है, 8 चौड़ाई है और 6 ऊंचाई है। अब कह रहा है कि इसका जो आयतन है, घन के आयतन, घन भी एक है और घन की भुजाएं हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने कहा कि घन के आयतन का क्या है? डबल है। यही पढ़िए, जो घन की भुजाएं हमको कुछ क्लियर नहीं है, घन की भुजा चलो ए है, ए है, ए है, समझते चलिएगा तो कंफर्म होगा। घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है। यदि घनाभ की भुजाएं दिया है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता करना है। अब बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है? इसका आयतन जो होगा वह होगा 9 × 8 × 6, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। और यह जो आयतन है, इसके आयतन, इसका आयतन क्या होता है? a क्यूब का डबल है, इसका डबल है। तो अगर इसको डबल कर दो तो दोनों बराबर। जैसे मान लो इसने कहा यह इसका, अच्छा इसका आयतन है कितना? कंफर्म करिए। इसका आयतन तो कंफर्म है कि a क्यूब है। अब आयतन का डबल इसका आयतन है, यही तो लिखा है, जो घनाभ का आयतन है घन के आयतन का दुगुना है। आपस देखिए बहुत सारे लोग आंसर बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है। घनाभ का आयतन घन के आयतन का डबल है,
तो घन का जो भी आयतन था उसका डबल था, तो अगर घन के आयतन को डबल कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा। अब बराबर कैसे हो गया, तो इसका मतलब हम घन की भुजाएं निकाल सकते, 2 से डिवाइड कर दें, 2 तिया 6 होता है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो 3 अठे 24। अब इसको हम प्रॉपर साल कर लेते हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ए क्यूब का मान कितना हो गया बताएं, 9 गुणे 8 गुणे 3। तो ए का मान क्या होगा, क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट 9 गुणे 8 गुणे 3। अब इसका मान अगर हम लोग को पता चल गया तो हम ए की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ए बराबर देखिए क्या कर दें, 9 को लिखते हैं 3 गुणे 3, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 और एक 3 और है, तो 3 का एक पेयर निकलेगा और 2 का भी एक पेयर निकलेगा। 3 दूना कितना हुआ 6, ए भुजा हो गई। भुजा अगर आ गई तो हमसे क्या पूछा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है 6a वर्ग। ए का मान अपने पास 6 है, तो 6 गुणे 6 का स्क्वायर मतलब 6 का क्यूब हो गया, और 6 का क्यूब होता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो गया ना। 216 देखिए आप सबके आंसर आ रहे थे, बहुत बढ़िया रिस्पांस था। शुरू में जैसे कि मेरे से पहले अगर आता है तो अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है कि नहीं सही जा रहा है। आप सभी लोग इसका सही सोल्यूशन बताएं, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आप लोग नोट करें, कंफर्म करें। आशा करता हूं समझ में सबको आया होगा। किसी को अगर डाउट दुविधा हो तो प्लीज़ हमें बताओ, उसी हिसाब से हम प्लानिंग करें। एक देखो बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, जो बता सके प्लीज़ आंसर करिए सभी लोग। 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बिमाओं वाले घनाभ में रखी जाने वाली बड़े से बड़ी पेंसिल की लंबाई बतानी है। बड़ी सी बड़ी पेंसिल की लंबाई मतलब वही चीज़ है कि जैसे अगर अपने पास एक बॉक्स है या कमरा है और उस कमरे के मेजरमेंट्स हमको दिए हैं 8, जैसे फिलहाल एक बॉक्स, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होता है। अब ज्योमेट्री बॉक्स में हम लोगों को याद है, जैसे हम लोग पेंसिल रखते थे, पेंसिल बड़ी अगर होती थी तो हम पेंसिल को सीधा ना रख करके ऐसे तिरछा तिरछा रख देते थे। बॉक्स अगर आपने ज्योमेट्री देखा है, यूज किया है, उसमें वैसे ऐसे डाल देते थे, जैसे बॉक्स है ना, तो ऐसे तिरछा कर देते थे पेंसिल को, जिससे कि वो पूरी तरह से फिट हो जाए। तो वही इसने पूछा कि अगर अपना एक बॉक्स है जिसकी 8 सेंटीमीटर लंबाई है, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई क्या है 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। इस बीमा वाले एक घनाभ मतलब एक बॉक्स है, घनाभ की ज्योमेट्री बॉक्स है, जैसा भी सोचिए, उसमें रखी जा सकने वाली बड़ी सी बड़ी पेंसिल की लंबाई अर्थात बीकड़ की लंबाई पूछा है। क्या पूछा है, बीकड़ की लंबाई पूछा है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बीकड़ की लंबाई पूछा है। हम लोग लिखेंगे अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप लोग लिख सकते हैं अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को क्या हम कैलकुलेट करें, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। तो 8 अठे कितना हो गया 64, 6 छह के 36 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 36 4 40 है, 40 60 160 हो गया, 100 हो गया, 104 हो गया, 104 हो गया। अब 104 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल करना है अपने को, तो वर्गमूल अगर करना है तो प्लीज आंसर बता दो आपका सभी का कितना हो जाएगा भाई। हाँ, कितना लिख सकते हैं, अगर हम इसको 104 को फैक्टराइज कर दें तो आपको पता है 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 52 हो गया, फिर 2 से 26 हो गया। अभी करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, ये दोनों रह जाएगा और इसका एक पेयर निकल जाएगा, तो इसको हम 2√26 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसका वर्गमूल करिए 26 चौके कितना होगा 104 होगा। फिलहाल इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, 2√26 करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, जो सबसे बड़ी लंबाई की रॉड या पेंसिल रख सकते हैं उस बॉक्स में, दैट बिकम 2√26 सेंटीमीटर है। करेक्ट आंसर आपके सामने है, ठीक है। इस तरह से ऐसे प्रश्नों पर अपना फोकस बनाइए, समझिए, कंफर्म करिए, कोई दिक्कत जिसमें ना होने पाए, अच्छे से इसको क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। एक और हम लोगों से प्रश्न जैसे पूछा जाता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमसे कहा जाएगा, प्रश्न को देखिएगा, जैसे हमसे कहा जाए कि क्यूब है, क्यूब है मतलब एक क्या है, घन है। अब हमसे कहा जाएगा कि अगर घन है इस टाइप से, थोड़ा सा ध्यान से इसको बहुत अच्छे से क्लियर समझिएगा, जिससे डाउट ना रहे मन में, जिससे हम और भी कुछ प्रश्न अच्छे हम इसके करा सकें। आप लोग देखिएगा, अब हमसे कहा गया घन की अपनी कुछ भुजाएं हैं, या आपके पास एक घनाकार एक वस्तु है, घन के आकार की वस्तु है, और हमसे कहा गया कि अगर प्रत्येक भुजा को 25% या 20%, जो भी लिख दें, चलो 25% बढ़ाने पर घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये देखिए 2 प्रकार से प्रश्न आएगा, मैं आप लोग को कंफर्म दोनों प्रकार का प्रश्न कर देता हूं। प्रत्येक भुजा को 25% अगर बढ़ा रहे हैं तो घन का आयतन कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। जैसे आप सब समझ गए हैं कि हमारा ओरिजिनल था
अगर हम सबको 25% बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, जो हमारा घन होगा वो डेवलप हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और जब ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका जो आयतन होगा, उसका जो स्पेस इन्वायरमेंट होगा वो भी बढ़ जाएगा। ये प्रतिशत के सतत का अप्रोच है, जो कंटिन्यूड परसेंटेज इंक्रीज होता है उसका कॉन्सेप्ट है। प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ाया गया है, तो कह रहा है घन का आयतन। अब घन का आयतन आप सबको पता है कि ए क्यूब होता है। क्या होता है? ए क्यूब। अर्थात जो भुजा का जो परिवर्तन होगा वह 3 बार होता है। भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा ही आयतन होता है। तो जैसे हमसे कहा प्रत्येक भुजा को 25% तक बढ़ाया है, तो 25% को थोड़ा सा आप प्रतिशत के बेसिक, हमने वैसे फिलहाल पढ़ाया आप लोगों को, लेकिन प्रतिशत का बेसिक इतना जान लो कि जब भी परसेंटेज होता है उसको भिन्न में लिखने के लिए बटा 100 करते हैं। 25 बटा 100 कर दें, 1 बटा 4 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, ध्यान से बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आप तुरंत लिखो कि यहाँ पर अगर ओरिजिनल 4 है भुजा, तो उसमें 1 का इंक्रीज होगा। मतलब उसका ये कहना है कि अगर यह भुजा 4 है तो 1 बढ़ करके नई भुजा 5 होगी। फिर से हमसे कहा कि एक भुजा, फिर से देखो अगली वाली जो चौड़ाई है वो भी अगर 4 है तो बढ़कर 5 होगी, ऊंचाई भी 4 है तो बढ़कर 5 होगी। इस प्रकार से परिवर्तन देखो। अब आयतन क्या होता है आप सबको पता है, 4 चौके 16 चौके 64 होगा, और 5 पचे 25 पंचे 125 हो गया। मतलब 64 से 125 हो गया। कितना बढ़ा बताएं, कितना बढ़ा आप कंफर्म कर लो। 64 से अगर 125 हुआ है तो 5 से 4 1 बढ़ा है, 12 61 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 61 बढ़ा है। 61 कितने में बढ़ा है? 64 में बढ़ा है। लिखो 61 गुणे 100 बटा 64। इस तरह से बना। 4 से जाएगा 16 बार, 4 से जाएगा 25 बार। 25 एक्के 25 होता है, 5 हासिल 2, 25 छक्के 150, 152 हो गया, बटे 16 कर दो। 16 अट्ठे 16 9 144 होता है, 144 8 52 8 5, 16 पंचे 80 होगा, 5 बटे 16 प्रतिशत की वृद्धि होगी यहाँ पर उसके आयतन में। ठीक है, उसके आयतन में कितना हो जाएगा? 95 सही 5 बटे 16 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। रणविजय, मैंने सांख्यिकी मैंने दिया है आप लोगों को, आप सांख्यिकी देखिए। आप बिहार का अगर आपने सेशन देखा होगा तो उसमें मैंने कराया है, काफ़ी हद तक सांख्यिकी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप कोई परीक्षा इस समय टारगेट कर रहे हैं, सीटेट या कोई, तो आपको वहाँ काफ़ी कुछ मिल जाएगा। जी, मैं ज़रूर करा दूंगा। ये तो आपको श्योर है कि मैं कुछ ना कुछ तो करा ही दूंगा। आपको कुछ ना कुछ तो डेली मिलता ही होगा, इस बात को आप जानते ही हैं। ये सबको समझ में आया कि नहीं, ये कन्फर्म कर दीजिए। एक प्रश्न मैं ऐसा ही देता हूँ, फिर मैं इस पर थोड़ा सा और क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, आप उसको बताएं। एक क्यूब लिया हमने, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा प्रत्येक भुजा को 50% घटाने पर, प्रत्येक भुजा को 50% घटाने पर घन का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, कम होगा। ये आपसे पूछा। मैं इस पर 1-2 प्रश्न जहाँ कन्फ्यूजन बनता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग कन्फर्म कर लें। मैंने कहा कोई क्यूब था, घन की प्रत्येक भुजा को मैंने 50% घटाया, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? कौन कौन कर सकता है प्लीज़ बता दें फटाफट सभी लोग। और आप कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि कहाँ से और प्रश्न में डाउट आता है। कह रहा 50% घटाना, तो 50% अगर भिन्न में, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि परसेंटेज को भिन्न में लिखना जान लीजिए, 100 से भाग कर दीजिए। 100 से भाग करेंगे भैया तो यह 1/2 होगा। लिखो 2 से 1 घटकर 1 होगा। ठीक है, फिर 2 से 1 घटकर 1 होगा, फिर 2 से 1 घटकर 1 होगा। इसका मतलब ऐसे सोचिए, 2 दूना 4 दूना 8 से केवल 1 एक्के 1 एक्के 1 रह जाएगा। तो 8 से 1 रह गया तो कितना कम हो गया? 7 हो गया कम। किससे कम हो गया? 8 से। लिखो 7 गुणे 100 बटे 8। 4 दूना 8 होता है, 4 25, 25 सत्ते 175 होता है। 175 बटा 2 कर दें, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। 87.5% की कमी आई। अगर हमने 50% प्रत्येक भुजा को घटाया तो 87.5% की कमी आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल उसके आयतन में हो जाएगा। यहीं पर मैं अगर आपसे पूछा होता कि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 50% घटाने पर घन का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर एक घन के आयतन की जगह पर मैं ये लिखता कि प्रत्येक भुजा को 50% घटाने पर, यहाँ से चेंज कर दीजिए, घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा। ये अगर हम आपसे पूछते
कितने प्रतिशत घटेगा। घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा। अगर हम आपसे ए पूछते तो आप क्या लिखते। अब जब संपूर्ण सतह की बात आती तो संपूर्ण सतह क्या होता है बताइए। घन का संपूर्ण सतह होता है टोटल सरफेस एरिया 6a²। अब ये कन्फर्म है कि पहले भी 6a² था, अभी भी 6a² होगा, बट भुजाएं बदल जाएंगी। तो आपको यही चीज़ जो 2 बार किया 3 बार किया है, यही आपको 2 बार करना होगा बस। मतलब आप लिखो 50 मतलब 1/2 ही होता है, 2 से 1 होगा, 2 से 1 होगा, यहाँ 4 से 1 होगा, 4 से 1 का मतलब 3 कम हुआ है, और किससे 4 से, तो 3 × 100 बटे हम 4 करेंगे, 4 से डिवाइड किया 25, तो यहाँ कितना हो जाएगा 75% कम होगा। 75% क्या होगा बताएं, कम होगा। ये आपके इस प्रश्न का हल है, आप इसको समझ गए। अगर भुजा के लिए पूछ लिया, मतलब सतह के क्षेत्रफल के लिए पूछ लिया, चाहे वो संपूर्ण का पूछे चाहे वो पार्श्व पृष्ठ का पूछे, किसी का भी पूछेगा तो आपको यही अप्रोच लगाना है जो हमने बताया, 2 ही बार करना है। इसमें एक और डाउट आता है, ये जो दरअसल पार्ट आप पढ़ रहे हैं, भले फार क्यूबाइड पढ़ रहे हैं, मतलब आप क्यूबाइड घनाभ घन के लिए पढ़ रहे हैं, अर्थात 3D के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जान लो कि यह है परसेंटेज का पार्ट। अगर हमसे जो परसेंटेज पढ़ने वाले छात्र होंगे, इसमें देख रहे होंगे, वो जानते होंगे मैं इसको परसेंटेज में पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मैं एक डिटेल आपको मेंसुरेशनल एक्टिविटीज़ दे ही देता हूँ, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। एक्सेप्टेड है कि नहीं बताओ, आपको इसको पता है कि नहीं। उस समय ही मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा आप मुझे बताइए। मान लो एक प्रश्न मैं देता हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि किसी घन की प्रत्येक भुजा 100% घटाई जाती है। अच्छा 100% घटाई जाती है, तो घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन कितने प्रतिशत घट जाएगा। जैसे जो वर्डिंग डिफरेंट कर सकता है एग्जाम में, ये मैं दे रहा हूँ। और सच में इसमें कंफ्यूज होंगे, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अगर इस प्रश्न को दे दिया तो मैं जानता हूँ कि अक्सर लोग इसको लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी उनके लिए। और ये केवल घन में ही नहीं आता है, एक घनाभ में भी आता है, क्योंकि घन में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बट घनाभ में अलग अलग स्थिति होती है, आप सबको पता है। घनाभ में अलग अलग, अगर हम घन की सभी भुजाओं को अलग अलग परिवर्तित करें, जैसे लंबाई को कुछ पहली भुजा को कुछ बढ़ाएं, दूसरी भुजा को कुछ घटाएं, अगर वैसा लेकर चलें तो आपको जो परिवर्तन मिलेगा ना, वो परिवर्तन आपका घनाभ बना देगा, उसको नया जो फिगर बनकर आएगा। अब यहाँ देखो कन्फ्यूजन क्या है। जैसे आप ये सोचो कि घन की प्रत्येक भुजा अगर 100% घटाई जाती है तो घन का आयतन कितने प्रतिशत घट जाएगा। अच्छा एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ, परसेंटेज आपने थोड़ा बहुत तो जानते ही सब लोग, थोड़ा बहुत नहीं मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानते हैं कि नहीं। एक्सेप्ट करो मेरी बात में, बात मिलाओ, आप लोग सुर मिलाओ, ठीक है। सब जानते हैं। चलो मैं आपसे जनरल पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो आप कहीं किराए पे रहते हैं, मकान में किसी के रहते हैं, तो उसने कहा भाई देखो कितने साल के लिए रहने आए हो। मैंने कहा सर 5 साल के लिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हर साल हमारे यहाँ किराया 10% बढ़ता है। हमने कहा कोई नहीं, मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है चलो 5,000 का रूम है हमारा, ले लो, रहो, रहना शुरू करो। अगले साल आएगा, जब हम 1 साल तक 5,000 के हिसाब से किराया देंगे, अगले साल आएगा कहेगा अब किराया 10% बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे कोई नहीं, बात नहीं, हम देने को तैयार हैं, मैं तो कमिटमेंट किया हूँ। तो 10% मैंने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, 5,000 पे 10% बढ़ाया, तो 5,000 का 10% 500 होगा। तो अगली बार जब हम दूसरे साल, मतलब साल भर, जब 1 साल के जीवितने के बाद दूसरे साल से मैं किराया दूंगा तो 5500 रुपये दूंगा। अब 2 साल अगर उसी क्रम में बीत गया, जब तीसरा साल शुरू हुआ तो आपने कहा फिर चलो 500 बढ़ा लो, 5500 नहीं 6,000 ले लो। अरे वो कहेगा क्या बात कर रहे हो, हम 6,000 क्यों लेंगे, अब तो हम जो किराया बढ़ाएंगे वो 5500 पे बढ़ाएंगे। 5,000 तो पहले साल का किराया था, हर साल 10% बढ़ेगा तो बढ़े पर बढ़ेगा, ठीक है। मेरी बात, यही सतत होता है, तो अच्छी बात है। अब एक चीज यहां पर बड़ी ट्विस्ट की आती है, मुझे सोचिए, जैसे समझिए इस चीज को। अगर मान लो जैसे आप उससे कह दो कि भैया चलो ठीक है, थोड़ा इसको दूसरे तरह के, मतलब चलो हम मान लो रहना शुरू किए वहां पे, तो उसका बेटा या कोई आया, उसने कहा ठीक है काम करो कि पहली साल हम तुम्हारा किराया 100% घटा देते हैं। कितने घटा देते, 100% घटा देते हैं। दूसरी साल, जैसे परिवर्तन जो होता है कोई जरूरी नहीं फिक्स हर साल एक ही जैसा हो, हर बार अलग अलग भी तो हो सकता है। जैसे उसने कहा कि पहली बार हम किराया 100% घटा देंगे, तो 100% घटा देने का मतलब आपका किराया 0 हो गया। अब अगली बार कोई आए और कहे कि चलो भाई, जैसे आपने 5,000 पे रहना शुरू किया, तो उसका बेटा या कोई बहुत दयालु था आपके ऊपर और आया, कहा कि ऐसा है कि पहले साल के बाद हम तुम्हारा किराया 100% घटा देंगे।
तो 100% घटाने का मतलब आपका किराया शून्य हो गया। अब वो आया और कहा कि चलो किराए में वृद्धि करो, तो हमने कहा कर लो भाई वृद्धि, हमें क्या जाता है, हम शून्य में चाहे जो परसेंटेज बढ़ा लो, शून्य का शून्य ही तो रहेगा। यहां वही चीज हुआ, जब हमने कहा कि हमारे घन की प्रत्येक भुजा 100% घटती है, तो 100% घटने का मतलब भुजा आपकी डाइल्यूट हो गई, खत्म हो गई, घन खत्म हो गया, फिनिश बचा ही नहीं घन अपना। घन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। आप समझ रहे हो कि नहीं इस चीज को? आप बताओ कि ये घन की लंबाई थी और 100% आपने कम कर दिया तो यहां पहुंच गए, घन खत्म ही हो चुका है। हम नहीं बता सकते कि कितने परसेंट घट जाएगा, या इसका मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे आप लोग। जब ये प्रश्न आपका हो गया बना कभी आपके एग्जाम में, तो इस पर डाउट में मत रहिएगा, जीरो हो जाएगा, आपको वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, 100% घटाने का ही उपयोग होता है, इसको थोड़ा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये आपको ऐसे एक प्रश्न और थोड़ा सा इस पर पूछ सकता है ऐसे, जो पूछा जाता है, क्यूब ही है मतलब घन ही है। हमने कहा प्रत्येक भुजा यदि आधी कर दी जाए तो आयतन मूल आयतन का डैश 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 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा, चौथाई, तिहाई, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा, 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, प्रत्येक भुजा अगर आधी कर दी गई, आधी का मतलब क्या होता है? आधी का मतलब 2 से 1 हो गया। आधे का मतलब यही तो होता है, 1 से आधा 0.5 हो गया, 2 से 1 हो गया। आधा ऐसे ही होता है ना, 1/2 होता है, मतलब 2 से 1 हो गया। उसने कहा कि अगर किसी घन की प्रत्येक भुजा आधी कर दी जाती है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? 1/4, 1/8, 1/16 कितना हो जाएगा? हमने कहा ऐसे लिखो, 2 से 1 हुआ, एक नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार करो। क्यों? क्योंकि घन है और इसका आयतन भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा होता है। अब आप लिखो तो कितना हो गया बताएं? 2 दूना 4 दूना 8। ओरिजिनल आयतन 8 था, नया आयतन कितना हो गया? 1 हो गया। 8 से 1 हो गया तो नया आयतन, ध्यान दीजिएगा, नया आयतन बराबर 1/8 गुणे पुराना आयतन। समझ रहे हैं? इसका मतलब है पुराना आयतन अगर 8 था तो उसमें 1/8 से गुणा कर दो तो नया आयतन मिलेगा। तो पुराने आयतन का 1/8 हो जाएगा नया आयतन। इस बात को समझिएगा। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है, इस बात को कंफर्म करिएगा। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। सेम जैसे घन में चल रहा है, इसे घनाभ में भी आएगा। एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न मैं आपको ओपन करके दे रहा हूँ, अगर आप सही में कंफर्म कर सकते हो तो प्लीज करिए और ओपन मतलब इसको समझिए। हम 2-3 प्रश्न और कराएंगे जिससे कि क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीजिए। अगर आप कर सकें तो बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा मुझे वो भी होगा। मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन प्रश्न समझिए तो सब बहुत स्टैंडर्ड है। आप पूछिए किसी से कि भैया इस प्रश्न का उत्तर बताओ, आप खुद ही आपको लग जाएगा कि नहीं प्रश्न में वास्तव में क्वालिटी है। क्या है? पढ़ो। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई डायरेक्ट ना दिया है, क्या दिया है? 5:4:2 दिया है, अनुपात में दिया है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्या अनुपात दिया है? 5:4:2 का अनुपात है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है, एक नया कमरा बनाया जाता है, लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है, तो कमरे के चारों दीवालों का क्षेत्रफल एक समान रखने हेतु कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा? प्रश्न अगर समझ में आए तब तो कर लो, ना समझ में आए तो क्या ही कर पाओगे भाई। हमको कोई कमरा तो नहीं दिया है, बट कमरे की भुजाएं जो हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, उनका हमें रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो है बोलो? 5 है तो 4 है तो 2 है, ए है। करेक्ट है। हम इसका एक परिवर्तन कर रहे हैं। ये आपका ओरिजिनल है, ये आपका ओरिजिनल है, ध्यान से देखिएगा, ये ओरिजिनल है। हम न्यू बना रहे हैं। और न्यू कैसे बनेगा पता है? न्यू ऐसे बनेगा, पहले कुछ चीज़ें कर लीजिए, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो समझ में आएगा। और जब आ जाए अगर किसी का, तो मुझे तो भाई इतनी खुशी होगी, रियली अगर कोई आंसर कर देगा तो मुझे इतनी खुशी होगी, मैं बता नहीं सकता हूँ। क्लियर? क्योंकि मुझे लगेगा यार मेरा पढ़ाया अगर इतना सीख कर आप आंसर कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि सीखिए, और सीखिए तो अगली बार जब ऐसा प्रश्न आए तो आप जरूर कराएं एग्जाम से या कभी कोई सीट से। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दिया था, मैंने लिख दिया, प्रेजेंट कर दिया। मतलब यदि लंबाई 5 है तो चौड़ाई 4 है तो ऊंचाई 2 है। एग्जैक्टली नहीं डेटा दिया है कि 50 है, 40 है, 20 है, ऐसा लिख सकते हो, मान सकते हो, बट एग्जैक्टली डेटा नहीं दिया है। आप कह रहे हैं लंबाई को 40% बढ़ा दो और ऊंचाई, चौड़ाई को 25% बढ़ा दो।
और ऊंचाई में क्या परिवर्तन करना है ये डिपेंड करता है इस वर्डिंग के ऊपर जो बाद में मैं बताता हूं। तो नई लंबाई कितनी होगी पता है? देखो अगर पुरानी लंबाई 5 है तो 5 का 40%, 40% होता है 2/5। ये समझ लो कैसे लिखा हूं मैं, इतना तो सबको समझ में आता होगा। 40/100 होता है 2/5, 5 5 से कटा मतलब 2 बढ़ेगा, तो 5 में अगर मैं 2 बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा 7, नई लंबाई हो गई 7। बोलिए कैसे आई? 5 का 40% 2 होगा, 2 को जोड़ दिया तो नई लंबाई 7। चौड़ाई में क्या होगा? 25% मतलब 1/4 होता है, और यहाँ चौड़ाई 4 है भी, तो 4 गुणे 1/4 मतलब 1 होता है, तो इसमें जोड़ दें 1। तो नई चौड़ाई हो गई कितनी बताएं? 5। लंबाई हो गई 7 और चौड़ाई हो गई 5। ऊंचाई अभी हमको भाई नहीं पता है, ऊंचाई हमको नहीं पता है, ये कंडीशन है। कह रहा हमको इसको ऐसा प्रेजेंट करना है कि हमारे दोनों जो हमारे रूम हो उनके क्या हो पता है? कमरे के जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो समान हो। तो भाई देखो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है हमको तो आप बता ही सकते हो, ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच होता है। मैं लिख दूं ट्वाइस एल प्लस बी, 5 4 9, 5 4 9 इंटू एच, एच मतलब 2। ये इसका क्षेत्रफल हो गया चारों दीवारों का। और जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका भी करना पड़ेगा। और इसका क्षेत्रफल ऐसे कितना होगा? देखो ट्वाइस 7 + 5, 7 + 5 गुणे एच बराबर, इसका क्षेत्रफल कितना है? 5 4 9 दूना 18 दूना 36 है। कितना है भाई? 36 है। 2 से डिवाइड कर दें कितना होगा? 18 होगा। 7 5 कितना है? 12 है। 12 एच बराबर 18 है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 3 18, 3/2 है मतलब 1.5 है। ऊंचाई कितना हो गई? ऊंचाई आपने सोचना पड़ेगा 1.5, 1.5 सोचना पड़ेगा। सोच लिया मतलब लंबाई 7 सोचा तो चौड़ाई 5, और ऊंचाई को आपको 1.5 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर रखना है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करना है। हाँ समझ रहे हैं? यस, क्लियर हो रही कुछ बातें? अब हमसे कहा है कि पढ़ो, इसके लिए हमें एक कमरे के आयतन में क्या बदलाव करना होगा। एक बात मुझे बता दो कि अगर हमारे पास ए मेजरमेंट होता, ए वाला, लंबाई 5 होती, चौड़ाई ध्यान से देखो चौड़ाई 4 होती और ऊंचाई 2 होती, ये ओरिजिनल था। अभी नया नया कितना हो गया? लंबाई 7 हो गई, चौड़ाई 5 हो गई, ऊंचाई 1.5 हो गई। ये ओरिजिनल था, ये न्यू था। आयतन कैसे होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहीं से कंफर्म कर लो कितना परिवर्तन आएगा, और आप बताओ किसको लोग समझ में आ रहा है। तो अब देखो अगर इसको जैसे प्रोडक्ट करके कंपेयर करना है तो कुछ अगर काट पीट सको तो काट दो। 4 दूना 8 होगा और 15 सत्ते 105, 10.5 होगा। 8 से कितना बढ़ा है? 2.5। किससे बढ़ा है? 8 से। लिखो 2.5 गुणे 100/8 कर दें। 4 दूना 8 होता है, 4 25 बार, 25 25 हम में 625 होता है। 625 में एक अंक पर दशमलव लगेगा, बटा 2 होगा। 2 3 6, 2 1 2, 2 दूना 4, 31.25% की वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। बी जो बता पाए, हाँ बी जो बता पाया तो समझ लो कि वह जूनियर का पेपर, ठीक है, स्टैंडर्ड पेपर, पुलिस में भी एसआई में भी क्वेश्चंस अगर बन जाए तो कर लेगा। और मुझे भरोसा है अगर आपने सीरियसली सुना होगा इस वर्डिंग को जो मैंने समझाया है, और इतना आसान लहजे में मैंने समझाया है कि मुझे लगता है अगर मुझे कोई समझा देता आसान लहजे में ऐसे तो मुझे तो समझ में आ जाता। मान लो अगर कोई चीज़ मुझे ना आती रहती, जी ठीक है, मुझे ना आती रहती, और जैसे मैंने समझाया अभी आपको, अगर ऐसे मुझे कोई समझा दे तो मुझे आ जाएगा। मैं इतना भरोसा रख रहा हूँ, और मैं श्योर हूँ कि आपको आ गया होगा। ठीक है, जो सीरियसली देख रहे थे और एक एक शब्द से देखना शुरू किया, इग्नोर नहीं किया, बोर नहीं हुआ, उसको आ गया होगा जी। और मुझे लगता है कि आप जो है जी हाँ, तो समझ गए ना सब लोग? यस, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना, रिवाइज कर लेना। नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, फिर तो देखा जाएगा आगे। समझ रहे हैं? चलो, क्लियर हो गई बातें? तो इतना ही रखा जाए। लेकिन अभी इसमें देखिए कुछ एक प्रश्न ऐसे भी आते हैं, जैसे ये देखो बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। हाँ, एक प्रश्न है जी, हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए। यस यस, एक प्रश्न देखो बड़ा अच्छा सा है। ये दी गई आकृति है 3 सेंटीमीटर। अच्छा मैं इसको छोड़ देता हूँ, बाकी मैं कल की क्लास जब लूँगा तो उसमें इसको स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा। मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी आप लोग के लिए। चलिए इसको होमवर्क में रख लीजिए, इसको आप लोग करके रखिएगा, इसको आप लोग करके रखिएगा। मैं प्रश्न ओवर कर दे रहा हूँ, एक बार बोल देता हूँ, या कहो तो मैं करा भी दूँ।
दी गई आकृति में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को एक साथ रखा गया है। जैसे कभी अगर घनों को देखो, मान लो एक घन है, ये बड़ा अच्छा सा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये ऐसे देखिए घन है, ये घन है। अब ऐसे ही घन उठा उठा के रखते चले जाओ। ये देखो फिर से, ये देखो ज्वाइन कर दिया, ये देखो फिर से ऐसे ले लिया। तो घन जो बनता जा रहा है ना, जो ज्वाइन, अगर जैसे घनों को साथ साथ ज्वाइन करते चले जाओ, पहले अपना एक घन था और घनों को जब साथ साथ जोड़ते चले जाओ तो घनाभ बन जाता है। और घनाभ में एक ही परिवर्तन, मान लो अगर जो आपने क्यूब लिया था, अगर उसकी सभी भुजाएं 6 थी, यही सभी भुजाएं थी, इसकी जो लंबाई होगी वो आपकी 6, 6 और 6, मतलब टोटल लंबाई 18 हो जाएगी। चौड़ाई इसकी 6 होगी और ऊंचाई भी 6 होगी, मतलब लंबाई और लंबाई में केवल परिवर्तन होता है, चौड़ाई ऊंचाई एक जैसा रहता है। देखिए आप कर दिए तो मैं भी करूंगा, क्या बात कर रहे हो, आपको लगेगा कि जो है ऐसे सर गोली दे के निकल ली, नहीं मैं करता हूं। देखो दी गई आकृति में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को, ये गलती किया है यहाँ पे, ये फिगर नहीं बना के देना चाहिए था, बना के दे दिया तो प्रश्न ही हल कर दिया। थोड़ा सा मतलब देना चाहिए उसको, ऐसे कि आप बनाओ अपने मन से। आकृति में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को एक साथ रखा गया है, इस तरह बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई देखो हमारे पास सबसे पहले ऐसे घन रहा होगा, जो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा। अब हम बनाते तो हम जैसे अभी बना के दिखाएं वैसे ही बना के दिखाते आपको। ये प्रॉपर देखो ऐसे डेवलप कर दिया गया है टोटल, ठीक है, ऐसे ऐसे बनाते चले गए। तो यहाँ पर भुजा 3, 3, 6, 3, 9, मतलब लंबाई इसकी कितनी हो गई, 9 हो गई। चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी, 3 और 3 ही रहेगी। ये देखो 3 है, 3 रहेगी। अब ऐसी केस में हम लोगों को क्या करना है भाई, एक घन जो था वो घनाभ बन गया। घनाभ की लंबाई 3, 3, 6, 3, 9 हो गई, चौड़ाई 3 रह जाएगी, चौड़ाई देखो कितनी रह जाएगी 3, और ऊंचाई भी रह जाएगी 3। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो ट्वाइस LB मतलब 9 गुणे 3 27, 3 तिया 9, ठीक है, HL भी 27 होगा। 27, 27, 54, 54, 9, 54, 9, 63, 63 गुणे 2 126, 126 आएगा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए यार, गलत लिखा है, क्षेत्रफल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, यस। हाँ ऐसे प्रश्न पूछता है, क्यों लंबाई चेंज होता है। तो समझ में आ गई बातें, अगर आ गई भाई तो यहीं पर आप सेशन 70 कंप्लीट करो। कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस रह जाती है, जो हम सिलेंडर के कोण के, भाई हमने सेशन शुरू किया है तो ख़त्म भी करूँगा, ऐसे और है, आप मान के चलो जी एकदम से, और कल कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो कल कंप्लीट होगा। आज इसको इतना ही रखिए, रिवाइज कर लीजिए, कल की क्लास में हम इसके आगे का और जो पोर्शन है और जो पार्ट है कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अगला सेशन होगा उसमें पूरा सिलेंडर हो जाएगा, कोन और स्फीयर, ये सब के सब कवर हो जाएंगे, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद सभी।